स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जी आज सेक्शन 26 द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। आए जी बेर एक्ट की तरफ 26 नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing to which the defendant set up a variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up in the following cases, namely A. Where by fraud or mistake of fact the contract of which performance is sought is in terms different from that which the defendant supposed it to be when he entered into it. Where by fraud, mistake of fact, or surprise the defendant entered into the contract under a reasonable misapprehension as to its effect as between himself and the plaintiff. C. Where the defendant, knowing the terms of the contract and understand its effect, has entered into it relying upon some misrepresentation by the plaintiff or upon some stipulation on the plaintiff's part which adds to the contract but which he refuses to fulfill, where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce, where the party have subsequently to the execution of a contract contracted to vary it। ये था जी इसका बेर एक्ट। अब वो कहता है यहाँ जो सेक्शन 26 है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक तमीले मुख्तिस। अच्छा जी, तमीले मुख्तिस। अब इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एग्रीमेंट हुआ है इसको डिटो परफॉर्म किया जाए, सिमिलर, यानी कि उसमें जो भी ए से जी तक जो उसकी कंडीशंस, स्टिपुलेशंस, टर्म्स हैं उनको उसी तरह ही परफॉर्म किया जाए। इस एक्ट का नाम ही यही है, इसका मतलब ही यही है। लेकिन यहाँ इस सेक्शन में वो एक्सेप्शन ये दे रहा है कि ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिनमें तब्दीली किए बगैर उनकी डिटो, सिमिलर, सेम, उसी तरह आइडेंटिकल परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस को मुमकिन करने के लिए कोर्ट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली करती है। आइदर वो किसी पार्टी की तरफ से भी हो, वो उसमें कोई ना कोई तब्दीली करेगी और उसमें कुछ कंडीशंस बयान करता है, जो सेक्शन है बताता है कि किन टर्म्स, स्टिपुलेशंस के तहत अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर उसमें वेरिएशन आएगी। हर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ भी उस तरह जो है वो परफॉर्म नहीं होगा और नहीं हो सकता। अब वो कहता है जी प्लेंटिफ चाह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कि वो परफॉर्म करना, लेकिन प्लेंटिफ की ख्वाहिश हमेशा क्या होती है कि स्पेसिफिक हो, मखसूस हो, जो रकबा, जो प्रॉपर्टी, जो गाड़ी, जो मकान, जो बंगला जितना है वैसे ही मिले। लेकिन ऐसे कहता है कि नहीं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पार्टीज के दरमियान, कहीं मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एप्रीहेंशन ठीक नहीं हुई, कहीं डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया है, या एक जो पार्टी है उसने फ्रॉडुलेंट कुछ एक्ट किया है, या कहीं कुछ चीजें कंसील की हैं, तो उन सूरतों में हाँ परफॉर्मेंस तो होगी लेकिन मुकम्मल नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट जो है तब्दीली करेगी। ये भी हो सकता है कि कोर्ट कुछ हिस्सा उसका परफॉर्म करे और रिमाइंडर के लिए क्या कहेगी, बकिया के लिए क्या कहेगी कि इसके पैसे वापस कर दो।
वो अलग बात है, मार्कअप है विद आउट मार्कअप है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो सर्कमस्टेंस है, और कंट्रैक्ट के अपनी जो है वो कंडीशनैलिटी है। अब वो कहता है जी वो प्लेंटिफ चाह रहा है। अब यहाँ एक बात आइएगा, परफॉर्म ऑफ अ कंट्रैक्ट इन राइटिंग, लफ्ज क्या है? इन राइटिंग भाई साहब, इन राइटिंग, नॉट ओरल। अब जबानी कंट्रैक्ट जो है वो वेरिएशन के साथ भी परफॉर्म नहीं हो सकता। ये भी याद रखिए, अगर एक बंदा कहता है कि मेरा, हाँ, क्या जबानी कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज्ड है? ना रिकॉग्नाइज करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वैसे ओरल मैरिज हो सकती है? नहीं हो सकती। शरण हो सकती है, ला कहता है नहीं होती। लेकिन शरण, उसे हम कहेंगे शरण मैरिज है। बहरहाल ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब जबानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबानी कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन के साथ परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, यहां एक और मैं बात करता चलूं। एक मुआहदा है, क्या मुआहदा रजिस्टर्ड होता है? या उसकी जरूरत है या जरूरी है? मुआहदा रजिस्टर्ड होता है, होना चाहिए, करवाना चाहिए। अक्सर व बेशतर नहीं करवाते, उसकी भी आगे चल के बातें हैं। कानूनी तौर पर कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल हो जाता है, अगर उसकी कोई पार्ट परफॉर्मेंस है या कोई पोजीशन चली गई है। अब यहाँ मैं देखता हूं कि वो कहता है कि वेरिएशन, यहाँ भी देख लीजिए, आगे चल के वो प्रोविजन आएंगी। वो कहता है कि तब्दीली हुई, एक रजिस्टर्ड है और दूसरा वर्सेस नॉन रजिस्टर्ड है। अब एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली पार्टी कुछ ऐड डिलीट चेंज करती हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट है वो है नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, मुआहदा। तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? सब्सिक्वेंट को नहीं किया जाएगा। इस पे भी जजमेंट है। चलते हैं इसके रिमेनिंग हिस्से की तरफ, और जो क्या कहता है। इस पहली बात तो ये कि ये और आपके क्वेश्चन में आना चाहिए, और वो अगर आपको पूछ सकता है किसी भी फ्रेम में क्वेश्चन, किसी भी, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में सवाल प्रपोजिशनल होता है, सवाल का सेक्शन सिर्फ पूछता है, और एक छोटी सी बात करता है, बहुत ज्यादा एलेबोरेशन की भी करता है। बाज़ दफा पूरे चैप्टर से एक सवाल कर देता है, बाज़ दफा एक सेक्शन बोलता है और कहता है इसमें क्या है, ये बताइए, क्या फलां सेक्शन के तहत ऐसा हो सकता है। जब तक आपको सेक्शन की लैंग्वेज का नहीं पता होगा, उसमें वो क्या कह रहा है, और फिर अगेन को उसको अच्छी तरह आपकी ग्रिप नहीं होगी। आप याद रखिएगा, जो मर्जी कर लो, कंपेटिटिव एग्जाम कोई भी हो, कोई भी हो, सिविल जज का हो, प्रोसिक्यूशन का हो, सिंगल पेपर का हो, एडिशनल का हो, कुछ भी हो, आप नहीं उसमें कामयाब हो सकते। और एक एक वर्ड्स स्पेशली आपको बेर एक्ट का बिल्कुल आना चाहिए। आना तो इस तरह चाहिए, जब भी अभी मैं थोड़ा इसे करता हूँ। इससे चलिए आगे। परफॉर्म अ कंट्रैक्ट इन राइटिंग। अब उसने कंट्रैक्ट की बात की, अगर जस्ट कंट्रैक्ट होता, इन राइटिंग ना होता, तो फिर दोनों आ सकते थे, याद रखिएगा। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया इन राइटिंग होना चाहिए। आगे चलिए थोड़ा सा, टू वेज द डिफेंडेंट सेटअप। अब देखिएगा, सेटअप को हमने बहुत दफा देखा, हमने इसे रिपीट किया। कॉमनली ये आपका आपको ग्रामेटिकली भी पूछ सकता है, आपको इंग्लिश में भी कहीं पूछ सकता है। सेटअप का मतलब क्या होता है जी? कायम करना, उसमें कुछ तब्दीली कर ली, स्टैब्लिश कर लिया, स्टार्ट कर लिया, बिगिन कर लिया। लेकिन सेटअप है क्या? नाउन है, वर्ब है, इडियम है, फ्रेजल है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। सेटअप लिख लें, सेट अप। बात कहीं और चली जाएगी, समझा कुछ और रहे थे, लेकिन सेट अप यहाँ जो है ऐसे नहीं आएगा, हाइफन के साथ नहीं आएगा। सेटअप क्या है? फ्रेजल वर्ब है, और सेट का फ्रेजल वर्ब है। तो आपको बेरेक्ट इस तरह आना चाहिए। अगर इसी में ही टोटल बेरेक्ट्स जो उसने लॉ में प्रोवाइड की है अच्छी तरह आप पढ़ लें, ना आप उर्दू में वीक हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, और ना ही इंग्लिश में। बहरहाल वो कहता है सेटअप, जैसे उसमें वेरिएशन अगर हो जाती है, डिफेंडेंट कुछ कर लेता है, द प्लेंटिफ कैन ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेट अप।
जो तब्दीली की गई है उसके मुताबिक ही उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन तब्दीली मैंने कहा कि कहाँ होगी, कंडीशंस मैंने आपको बताई। फिर अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन, किसी भी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन करते हुए इसमें जजमेंट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं और आती रहती हैं मतलब। अच्छा, इन दी फॉलोइंग केसेस नेमली, ये जो नेमली लिखा है उसने कैसे लिखा है, मेरे पास उसने लिखा है नेमली, ये राउंड ब्रैकेट डाल के आगे उसने कॉलन डाला है, ऐसे लिखा है आपके पास। तो इसका क्या मतलब है अगर ऐसे लिखा है तो? आप देखिए, अगर ये टेक्स्ट में आएगा तो हम करेंगे वहां। नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किस लेवल की है एडिशनल इंफॉर्मेशन? चलिए अब फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे। नेमली मैं लिख देता हूं, ये क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है? चलिए मैं अगर इसको इसको भी कर देता हूं तो फिर बताइए ना भाई, इसको भी कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। फिर मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंस है बाकी इबारत से और राउंड ब्रैकेट में फिर आगे कॉलन की बात करता है। ठीक है, अगर तो फिर एक्ट को इस तरह पढ़ेंगे तो मेरे भाई आप। अच्छा जी, वो कहता है जी, वेयर बाय फ्रॉड or mistake of facts the contract of which performance is sought is in term different from the which the defendant supposed it to be। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है मुख्तलिफ हैं, लेकिन डिफेंडेंट इसको समझ रहा था कि ये और चीज है। क्या है कि उसमें बात करता है क्या फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक यूं बात करते हैं, एक गाड़ी थी GLI 2016 मॉडल वाइट कलर और साथ ही दो गाड़ियां खड़ी थी XLI 2016 वाइट कलर। अब वो ए जो है, या ऐसे करें असलम जो है ये फरोख्त कनिंदा है, ये दिखा रहा है शोरूम वाला। अब ये साजिद को दिखा रहा है। अब उसने तीनों गाड़ियां जो जब देखी हैं तो इन दोनों में क्या हुआ है, मिस्टेक हो गई है। वो जो है फरोख्त कनिंदा इसको क्या समझ रहा है कि ये XLI ले रहा है वाइट कलर। ठीक है, और जो साजिद साहब हैं ये समझ रहे हैं कि शोरूम वाला जो है वो GLI की बात कर रहा है। तो अब क्या हुआ, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस्टेक हो गई। तो अब इसको कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जब तक फ्रॉड हो गया या मिस्टेक हो गया फैक्ट्स का तो फिर भी वेरिएशन आएगी, लेकिन इस वेरिएशन के लिए, इस तब्दीली के लिए इन लोगों को ये साबित करना पड़ेगा जो भी एग्रीव्ड है। आइदर वे प्लेंटिफ का भी क्लेम ज्यादा हो सकता है। प्लेंटिफ अगर सपोज टू बी प्लेंटिफ जाता है, वो एक आल्टो को पैसे देके GLI की डिमांड शुरू कर देता है, तो फिर ये डिफेंडेंट शोरूम वाला कहेगा ना कि भाई बात तो आल्टो की हुई थी, GLI की तो गलत बात कर रहा है। अच्छा जी, आगे वो बात करता है बी, वेयर बाय फ्रॉड मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स फॉर सरप्राइज द डिफेंडेंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन एज इट्स फैक्ट्स एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्लेंटिफ। अब अगेन वो भी कहता है कि इफेक्ट, अच्छा यहाँ लफ्ज बोलता है गौर से देखिए, इफेक्ट। यहां भी अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये कहता है असर नॉन है, लेकिन यहाँ का लीगल कोई किसी चीज का EFFECT अफेक्ट वर्सेस AFFECT, ये क्या है, असर नॉन है, और ये क्या है, वर्ब है। अगर यहां से भी अगर थोड़ा सा मैंने कहा कि अगर आप गौर से देखिए, अच्छा वो कहता है कि इसके सब्सटेंस वर्डली इसके क्या कानूनी असरात होंगे इसका भी उसे नहीं पता, लेकिन यहाँ ला ये कहता है कि पार्टी को अवेयर होना चाहिए कि ला क्या है। इसकी अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। आजकल गेन टैक्स आ गया और अभी तक भी कुछ लोगों को नहीं पता, ये शायद 2018 में गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। ये टेक्निकल मसला है क्योंकि पहले जो था वो खरीदार सारी पे करता था, और अब जो उनके ये टर्म सेटल नहीं हुई तो गेन टैक्स कौन पे करेगा, तो वहां जाके एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। अब पार्टी को इस लॉ फैक्ट्स का पता होना चाहिए।
अब वो कहता है जी नहीं, मैं जो फरोख्त कनिंदा वो कहता है मैं तो दूंगा नहीं, मैं क्यों दूं भाई, मेरे साथ तो है, क्योंकि एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा। ला ये कहता है, अब ये उसे कोड देके कि ला ये कहता है कि चूंकि गेन टैक्स जो है वो कौन देगा, वेंडोर देगा, सेलर देगा, फरोख्त कनिंदा देगा, लिहाजा तू दे। ठीक है, तो ये आ गया जी यहाँ। सी कहता है, द डिफेंडेंट नोइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स फैक्ट्स हैज एंटर इनटू इट रिलाइंग अपॉन सम। अब वो कहते हैं जी डिफेंडेंट को पता है, फैक्ट्स भी समझ रहा है, लेकिन किस पे हैवीली रिलायंस कर रहा है, रिलायंस ऑफ सम मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंटिफ और अपॉन सम स्टिपुलेशंस ऑन द प्लेंटिफ पार्ट। हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब प्लेंटिफ कहता है कि ये जो गाड़ी है इसका इंजन असल है, जेन्युइन है, लेकिन एक्चुअल वो इंजन जो है वो तब्दील शुदा है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। और फिर इसमें भी परफॉर्मेंस तो होगी लेकिन वेरिएशन के साथ होगी। आगे सर वो कहता है जी डी, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट। अब क्या है कि पार्टी ने एक एग्रीमेंट कर लिया और उनका मकसद है कि एक वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं आ रहा, जो वो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट भी एक्चुअल गेन नहीं कर रहे। तो इस सूरत में भी वो वेरिएशन के साथ सपोज टू बी कि एक जो गार्डियन है वो माइनर के बिहाफ पे गार्डियन क्या करता है, मुआहदा करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब उसके लिए क्या है कि कोर्ट की परमिशन जरूरी है, परमिशन टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने, लेकिन कोर्ट की परमिशन अभी बाकी है। अब लीगल कंडीशंस क्या थी कि कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी। जरूरी नहीं है कि हर केस में कोर्ट जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन उस गार्डियन को दे दे जिसके साथ मुआहदा हुआ है, या किसी को भी दे दे, ये 100% नहीं है। अब वो लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई, इसलिए उसकी वेरिएशन क्या आ जाएगी कि अल्टरनेट कुछ आ जाएगा, परफॉर्म होगा। उससे ये नहीं या सेक्शन कह रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड है, नो। आगे चल के वैसे हम देखेंगे कि नल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी जब तक कैंसिल नहीं कराएंगे तो वो या कोई इंस्ट्रूमेंट भी, तो वो एग्जिस्ट करेगा जब उसकी आपको थ्रेट नजर आएगी किसी को भी जो एग्रीड पर्सन है। तो बहरहाल ये यहाँ है कि जी क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो वो भी वेरिएशन के साथ आगे बात करते हैं। वेयर पार्टी हैव सब्सटेंशियली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंट्रैक्टेड टू वेरिएट। हाँ, अब ये है कि वो उसको तब्दील कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो अगेन जब तब्दीली आएगी तो तब्दीली जो है वो पहले वाला इन्फोर्स नहीं होगा जो तब्दील शुदा है। हाँ, ये बात है कि कोई नई पार्टी ना हो, वही पार्टी हो, और अगेन इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर राइटिंग है तो जो सब्सिक्वेंट है वो भी सॉरी, पहले वाला अगर मुआहदा रजिस्टर्ड है तो सब्सिक्वेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर पहले वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो सब्सिक्वेंट भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू जी।